गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिस तरीके से कहा जाता है कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा कुछ और ही है। एक ऐसे तूफानी सब्जेक्ट फिजिक्स जो हर कोई विद्यार्थी कतराता है, उसे पढ़ने से डरता है। डरने की आवश्यकता नहीं, पर साहिल वही ही है जो इस तूफान से डरता है और तूफान से डरकर कश्ती को निकाल लेता है, उसे तो साहिल कहते हैं। और मेरे साहिल जाबांजो, आओ मेरे साथ जुड़ो और एक ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आसान सब्जेक्ट की तरफ तब्दील कर देते हैं। आपका जोश और जुनून इस सब्जेक्ट को इतना आसान बना देगा, इतना इंटरेस्टिंग बना देगा, वो आप बेकमाल है। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए सीखते हैं एक ऐसे धुआंधार सब्जेक्ट को। हमने जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के बारे में हमने बहुत कुछ जाना था। आइए उसी से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो बेटे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज 5 कूलम चार्ज। आपसे पूछा गया है कि यदि 5 कूलम चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए मेरे दोस्त, 5 कूलम चार्ज है, Q इज इक्वल टू एन ई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या थी? Q इज इक्वल टू एन ई। यहां पर Q कितना दे रखा है? 5। N आपको फाइंड आउट करना है। E की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? 1.6 इंटू 10⁻⁹ N कितना आ जाएगा? इसको उधर ले जाओ, 5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ मेरे दोस्त इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 5, यानी पॉइंट हटा दो, 16 इंटू 10⁻⁻⁹ इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने गुलाम में? 5 कूलम चार्ज के अंदर। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इससे आप डिवाइड कर लेना जो भी सॉल्यूशन इसका आएगा, यानी 3 2 0 यानी 1 और 4 0 2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁹ इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप इसको और अच्छे से देख लेना, आगे डेसिमल पॉइंट तक निकाल लेना। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है मेरे दोस्त कि आपको फाइंड आउट करना है कि चार्ज है 3 नैनो कूलम। आपको बताने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि 3 नैनो कूलम चार्ज हो, 3 नैनो कूलम चार्ज हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करा दिया है, अब आपकी जवाबदारी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। मैं आपको एक ऐसा ही सिमिलर सा एक क्वेश्चन कराता हूं, बस थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। क्वेश्चन कहता है 1.6 इंटू 10⁻⁸ यदि चार्ज है तो क्या ये पॉसिबल है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी है उसी को वापस यूज करना है, बट इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो मिनिमम चार्ज है वो कितना पॉसिबल है। मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है दोस्तों? E इज इक्वल टू, यानी एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन के पीसेज नहीं किए जा सकते, इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज पॉसिबल है। अब ये बताओ, उसको देख के बताओ, मिनिमम इतना पॉसिबल है तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं? यस और नो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो और मुझे बताओ, इतना करो कि सर ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं। ये आपका जोश, क्योंकि आप मेरे साथ लगातार बने रहोगे दोस्त, तभी इस सब्जेक्ट को अच्छे से सीख पाओगे। सोते सोते तो कुछ नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं कर पाते हो, आपको सिर्फ जुड़ना पड़ेगा और आपको साथ साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करना होगा, जिससे मेरे को भी पता चले कि जो बच्चे हैं वो मेरे से कांटेक्ट में है, वो लगातार मेरे को सुन पा रहे हैं। देखो दोस्त, ये पॉसिबल है या नहीं? देखो ये -19 है और ये -18 है। बताओ, देखे जल्दी से बताओ, बस मैं इंतजार कर रहा हूं। आप देखे कमेंट लिखते हो कि नहीं लिखते हो, जल्दी से बताओ। मिनिमम ये पॉसिबल है
इतना तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है या नहीं, यस और नो में जवाब दो जल्दी से। टाइम स्टैंप लिख के उसमें यस एंड नो में जवाब देना आपको कि कितने टाइम पर वीडियो चल रहा है, उस टाइम पर आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखो। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, यही प्रॉपर्टी इसको रिपीट करते हैं। Q इक्वल टू कितना होता है दोस्त, NE। Q कितना बता रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻18। N आपको फाइंड आउट करना है 1.6। E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये होमवर्क है, ये आप जरूर कर लेना। मैं इसको मिटा देता हूं। अब आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तब तो पॉसिबल है, चाहे 1 आओ, चाहे 2 आओ, चाहे 10 आओ, कितने भी आओ, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। N इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से N इक्वल टू हो जाएगा दोस्त 1.6 इंटू 10⁻⁻18 उधर था, डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। 1.6 से 1.6 ये ऊपर चला गया, प्लस बन जाएगा 10⁻⁻18 प्लस 19। कितना बच गया दोस्त, अरे बेटे यही है क्या आपका आंसर, मैच करो अपनी कॉपी के अंदर। N इक्वल टू 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ही इस चार्ज के अंदर, 10 10 10। कहने का मतलब है ये चार्ज पॉसिबल है। आपकी मैथमेटिक्स डगमगा गई ने, आप क्या कह रहे थे पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है बेटे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये। आप सिर्फ नंबर देखते हो, आप सोचे कि सर ने बताया कि ये 19 कम से कम पॉसिबल है, 19 से तो ये छोटा नंबर है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। छोटा नहीं है बेटे, ये 19 से बड़ा है। यदि ऐसे काउंट करते जाओगे 18 के बाद 19 आता है तो 19 से तो ये छोटा है, बट जैसे ही आप इस पर नेगेटिव लगा देते हो तो नेगेटिव होते ही ये बड़ा है, ये छोटा है। नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता जाता है वह नंबर उतना ही छोटा होता जाता है कंपेरेटिवली उससे ऊपर वालों से। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। चलो तो आगे बढ़ा, चलो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं यहीं से। आपको क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा हूं कि Q इक्वल टू आपको दे दिया 4.8 इंटू 10⁻⁻20। ये दोस्त आपको बताना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, गौर से सुन रहे हो इस बात को। आपका होमवर्क है ये, आपको कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई इसका आना चाहिए यदि आप मेरे से कांटेक्ट में हैं। यदि आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो इसका जवाब आपकी तरफ से जरूर आना चाहिए दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, यदि है तो क्यों, कितने इलेक्ट्रॉन है, यदि नहीं तो आपको क्यों बताने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में ही सही है। ठीक है, सही है या गलत है जो भी आप पर डिसीजन आप बताओगे, ये क्यों पॉसिबल नहीं है उसका भी आप जो रीजन है वो बता सकते हो। आगे बढ़े दोस्त, चलो तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये एनसीईआरटी के आपसे बुक से मैंने उठाया है। आपकी बुक में डायरेक्ट ऐसा कैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज इज देयर इन कप ऑफ वाटर। बेटे इस क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं। आपसे मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाह रहा हूं, एक जो कप होता है, गिलास होता है, उस गिलास का जो वेट है वो कितना होता है, रफली आप बता दीजिएगा मुझे। यहां रफली आइडिया से ही लेके चलना पड़ेगा, डायरेक्टली तो ऐसा तो नहीं है। जो कप होता है उसका जो वेट होता है वो होता है, हम मान लेते हैं 250 ग्राम। 250 ग्राम कितना, कप का जो वेट होता है वो कितना होता है दोस्त, 250 ग्राम, है ना। 4 कप 1 लीटर के बराबर होता है। तो अब यहां लीटर को हम यानी केजी में लेना पड़ेगा, अपने को मास लेने ना। अब देखो आपको थोड़ी केमिस्ट्री आनी चाहिए। यहां केमिस्ट्री फिजिक्स का मेल है, दोस्ती है दोनों की। देखो यहां से पूछ रहा है कि जो वाटर है, कप ऑफ वाटर, इसमें कितने तो पॉजिटिव चार्ज है और कितने नेगेटिव है। चार्जेज किस नंबर बताना है
तो चार्जेज का नंबर बताने के लिए सबसे पहली बात तो ये बताओ कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, H2O। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। बात सही है, मैं एकदम सही सही जा रहा हूं, ठीक है, बहुत होशियार बच्चे हो आप। ऑक्सीजन में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 नंबर पे होता है, तो 8 प्रोटॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत जीनियस बच्चे हो, आपको तो ये भी मालूम है। चलो, तो आपको ये मालूम है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो एक हाइड्रोजन का, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 8 ऑक्सीजन के, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए एक H2O मॉलिक्यूल के पास, बता रहा हूं आपको। ऐसे ही 2 प्रोटॉन है और 8 प्रोटॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, 10। कहने का मतलब है एक हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं दोस्त, और 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपसे पूछा क्या है, समझने की गौर करो बेटे, गौर। आपसे एक H2O मॉलिक्यूल का नहीं पूछा, ये तो सभी जानते हैं। ये पूछ रहा है कप ऑफ वाटर, 250 ग्राम वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ यदि H2O आ जाए तो हम बता सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों, क्योंकि अब हमें सबसे बड़ी बात हमारे क्लियर तो हो गया कि H2O मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं। अब यदि इतने क्वांटिटी के अंदर, इतने वॉल्यूम के अंदर इतना मास है यानी एक कप वाटर है, इतने वॉल्यूम के अंदर इतना ग्राम वाटर आता है, तो इसमें नंबर ऑफ H2O आ जाए, आ जाए तो क्या बता सकते हो आप, उसमें प्रोटॉन बता सकते हो और इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। बात क्लियर है या नहीं, बताओ मेरे को, यस एंड नो के अंदर। आपकी गर्दन हिल रही है क्या, आगे हिल रही है, पीछे हिल रही है, दाएं बाएं हिल रही है, आप सही सही बताओ। बाएं दाएं हिल रही है तो समझ में नहीं आया, आगे पीछे हिल रही है तो भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं हिल रही है और कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो कि सर आ गया, तब आपको समझ में आ गया। मैं ये समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक H2O मॉलिक्यूल के पास 10 प्रोटॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हमें एक कप वाटर में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल पता चल जाए तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 टाइम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। चलो दोस्तों, अब हम 1 कप ऑफ वाटर के अंदर हम निकालना चाहेंगे कितने H2O मॉलिक्यूल होंगे। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको आना चाहिए, फिर भी मैं आपको बहुत ही आसान, इतना आसान तरीके से बताने वाला हूं दोस्त, कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि मोलरिटी आप बहुत परेशान होते हो ऐसे टॉपिक को पढ़ते समय, मैं डेफिनेटली जानता हूं, क्योंकि बच्चों को मैं देखता हूं बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि यहां पर फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला याद करें कौन सा नहीं याद करें। यहां पर देखो बहुत ही आसान तरीके से, सटीक तरीके से आपकी 9th के मैथमेटिक्स को हम यूज करते हैं और अप्लाई करते हैं, और हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो किस तरह से बेटे इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम है कि 18 ग्राम H2O यदि ले ले, H2O जो होता है उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है दोस्त, 18 के आगे जी लगा दो, 18 ग्राम हो गया। 18 ग्राम H2O यदि हमारे पास है तो उसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने होंगे, आवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये बात क्लियर है क्या। यदि हमारे पास उसका मोलिकुलर वेट है, उस मोलिकुलर वेट के आगे जी लगा दो, जी लगाने के बाद जितना उसका मास आया है उस मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होंगे, आवोगाड्रो नंबर के इक्वल है। ये हम पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर।
अब बेटे आप मैथमेटिक्स लगाओ, यदि 1 ग्राम H2O होगा तो कितने नंबर ऑफ H2O होंगे? 1 ग्राम H2O यदि ले ले, यानी उसको वेट कर ले, 1 ग्राम H2O तोल के रख लो, उसमें कितने H2O के मोलिक्यूल होंगे मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो वो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाई इस 18 को क्या नीचे ले आओ। बात क्लियर है? एकदम टकाटक है, भेजे में फिट है। भेजे में फिट है तो चलो उसको फिट करते हैं अच्छे तरीके से। आपको कितने ग्राम के बारे में बोला है? 250 ग्राम, 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? 250 से क्या कर दो, ये 1 का तो इतने हैं तो 250 के कितने हो जाएंगे? इससे मल्टीप्लाई कर दो। 250 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 18। अरे मेरे वैज्ञानिकों, खुशी की बात है या नहीं? मात्र 3 लाइन के अंदर। मेरे को मोलरिटी का फॉर्मूला नहीं याद, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, बस एकदम सिंपल आसान सटीक भाषा में मैं तो इतना जानता हूं कि उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसके आगे जी लगाकर उतने नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ आवोगाड्रो नंबर जो है उसके बराबर उसमें क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। 1 ग्राम में निकालो, जितने ग्राम में पूछा है उससे चिपका दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। बताओ दोस्त, आपको अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने में? 1 कप ऑफ वाटर के अंदर H2 मॉलिक्यूल के नंबर आ गया। आपसे पूछा क्या है? मॉलिक्यूल का नंबर नहीं पूछा है, आपसे मेरे दोस्त पूछा है चार्ज कितना होगा। तो एक H2O मॉलिक्यूल में कितना चार्ज होता है? 10 प्रोटॉन के बराबर। ये तो पॉजिटिव हो गया, मींस प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज इक्वली होता है। 10 इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव हो गया। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10। यही पॉजिटिव, इतना ही नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि 10-10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल के अंदर। ये रहा आपका झटपट आंसर, मात्र 4 लाइन के अंदर। बड़ी टेंशन थी बच्चों को, कैसे सोल्व करें? बेटा सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ आप मेरे को देखो, गौर से सुनो और बोर्ड के ऊपर लिखे हुए अक्षरों को अच्छे से पहचानने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई दो राय नहीं है, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। ऐसे अनगणित, आपसे मैं एक एग्जांपल करवाता हूं, आपसे पूछता हूं, आपको बस बेटे ये बताना है कि यदि आपके पास 1 लीटर वाटर है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? समझ रहे हो मेरी बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और चार्ज कितना होगा, दोनों चीज निकालनी है। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये। अब आपको यहां ई भी है साथ में, ई का वैल्यू लगा देना, यहां पर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो बात? ई की वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। इससे मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ये तो चार्ज आ जाएगा किसमें? कूलाम में। ये कूलाम में आएगा। यदि आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो आपको ये रखने की आवश्यकता नहीं थी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाते। यदि आपसे चार्ज पूछता तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखकर आप कूलाम में ये चार्ज बता देते। तो चार्ज ही पूछा ऑब्वियसली, तो यहां पर 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़े, चलो। अरे वाह मेरे बेटे, वाह मेरे शेरों, आप तो बड़े होशियार हो गए। आप तो कह रहे थे फिजिक्स बहुत हार्ड है, आप तो सीखने लग गए। अब लो एक नया क्वेश्चन और। गुरुजी कितने क्वेश्चन करवाओगे? क्वेश्चन नहीं है बेटा,
ये तो आपको एक टॉपिक को समझाने जा रहा हूं, उसकी एक भूमिका में, उसके इंट्रोडक्शन में कुछ पार्ट आपके सामने रखना चाह रहा हूं। यहां कोई न्यूमेरिकल नहीं करने वाले, एकदम बेफिक्र होकर बैठो आप, टेंशन फ्री, डरने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया मस्त तरीके से बैठो, सिर्फ वॉच करो और समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया तो रिवर्स करके दोबारा एक बार देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो बेटे, क्या कहना चाह रहा है कि डू चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट टू ईच अदर। बता मेरे दोस्त, जानता है या नहीं जानता? क्या चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल जानते हो आप। क्या चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? हाँ सर, ये भी जानता हूं। तो फिर आप बताना क्या चाह रहे हो? बस यही तो बताना चाह रहा हूं दोस्त। चार्जेस एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, पर मेन फोकस वाली बात यह है, ये मैं हाईलाइट इसलिए तो करना चाह रहा हूं कि आप जिस चीज को लेकर आपके अंदर गुरु है कि ये तो मैं सब कुछ जानता हूं, वो नहीं है बेटा। फिजिक्स का अलग ही गोल मोड़ सिस्टम चलता है। इसके जब तह में घुसने की कोशिश करोगे तो असली चीज तो वो है, ये रिपेल क्यों करते हैं, ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं, मुद्दे की बात ये है। दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं? ऐसा क्या है जो जिसकी वजह से ये रिपेल करते हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? एक नाम आता है दोस्त, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका इजाद किसने किया, इसकी डिस्कवरी किसने की? एक साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुना होगा, न्यूटन। बस उसकी कॉपी कर ली, ये समझ लो आप, हूबहू एकदम सेम टू सेम कॉपी की इस वैज्ञानिक ने, और नाम दे दिया कूलॉम्ब्स लॉ। समझ रहे हो? कूलॉम्ब्स लॉ। अरे बेटे, कूलॉम नाम का एक वैज्ञानिक, जिसने किसकी कॉपी की? न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ की कॉपी की, ये समझ लो आप। उस फिनोमेना को यहां टेक दिया और बता दिया अपना लॉ, और सब कुछ समझाने लग गया। आपके सामने आजकल जो कुछ भी चल रहा है, जो जितने भी होम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस चल रहे हैं, वो इसी की तो देन है। शुरुआत यहां से आई। चार्जेस के बीच में फोर्स के बिना क्या होता है? कुछ नहीं होता है। सब कुछ फोर्स की तो देन है। फोर्सेज है तभी तो सब कुछ घटित हो रहा है। जो हमने कल एप्लीकेशंस भी देखी थी, वो उसी की वजह से है। फोर्सेज तो एक्सपीरियंस करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये कूलॉम्ब्स लॉ क्या है, एक दूसरे को चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं? एक कूलॉम का रिपल्सन फोर्स लगता है। कूलॉम सर ने बताया, इसलिए कूलॉम तो बार बार उनको लेना पड़ेगा, उनको याद करना ही पड़ेगा। और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कूलॉम ने बताया कि यहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितने एक दूसरे को फास्ट अट्रैक्ट कर पाएंगे, कितना फास्ट एक दूसरे को रिपेल कर पाएंगे, ये किस पर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में उन्होंने ऑब्जर्वेशंस रखे, और उन ऑब्जर्वेशंस को मैं आपके सामने लेके आता हूं। सबसे पहले हम इस लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेज। बेटे, मैं पॉइंट पर ध्यान दे रहा हूं, हर वर्ड पे ध्यान दे रहा हूं। आप भी इसको गौर से समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप जस्ट रटना नहीं है, समझना है। आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अच्छी जो देश की एग्जाम है, उसके अंदर यहां पर डीपली क्वेश्चंस आते हैं, आपको गौर से समझने की कोशिश करनी है। देखो बेटे, यहां पर कह रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक फोर्स किसने बताया? कूलॉम सर ने। क्लियर है? बिटवीन टू स्टेशनरी। ये क्या होता है सर? स्टेशनरी की शॉप पे तो जाते हैं हम, वहां से पेंसिल लेके आते हैं, शार्पनर लेके आते हैं, इरेजर लेके आते हैं, बॉल पेन लेके आते हैं, नोटबुक लेके आते हैं। ये स्टेशनरी क्या होता है? स्टेशनरी वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। बिटवीन टू स्टेशनरी यानी रेस्ट पॉइंट चार्जेज। बेटे गौर से सुनो, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में उसको समझ नहीं पाते हैं। यहां पर ये दो वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स किसके बीच में लगने वाला है? स्टेशनरी होना चाहिए चार्ज, और पॉइंट चार्ज होना चाहिए। यानी पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या पॉइंट पॉसिबल है? पॉइंट पर चार्ज पॉसिबल है? हमने तो पढ़ा था, चार्जिंग के 3 मेथड पढ़े थे। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
वहां पर तो पॉइंट को तो हम चार्ज कर ही नहीं सकते। एक पॉइंट को चार्ज कर सकते हो क्या आप? तो पॉइंट को चार्ज नहीं कर सकते, तो इसने ये क्यों कहा? कूलाम की एक लिमिटेशन समझ लो आप, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, पर आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। चार्ज यहां पर पॉइंट चार्ज से ऐसा है, पॉइंट चार्ज तात्पर्य ये है कि ये जब पॉइंट यदि एक स्पेरिकल सरफेस ले और उसको श्रिंक करते जाए, उसको छोटा करता जाए, तो क्या बन जाएगा? एक पॉइंट बन जाएगा, नाम मात्र का पॉइंट, डॉट बन जाएगा। वो जो पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करना चाह रहा है। इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा? क्या होगा मेरे दोस्त? इस पॉइंट के ऊपर चार्ज 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 स्प्रेड होगा। ये एक पॉइंट चार्ज। जैसे कि हमने देखा कि ये जो स्पेरिकल सरफेस है, धीरे धीरे श्रिंक होते 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 जब इसकी रेडियस कम होती जाती है, कम होती जाती है, ये एक पॉइंट बन जाता है दोस्तों, एक पॉइंट बन जाता है, और उस पॉइंट के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। रियलिटी में देयर इज नो पॉइंट चार्ज, बट वी हैव टू इमेजिन इट इज ए स्फेरिकल सरफेस एंड इट श्रिंक टू ए पॉइंट, इसलिए उसे हम कह देंगे पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज क्या होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। ये स्टेशनरी होगा तब दो चार्जेज होंगे, ऐसे ही दो एक दूसरा चार्ज भी होगा। यदि ऐसा ही एक दूसरा चार्ज होगा, उन दोनों चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स की बात कर रहे हैं कूलाम सर। कूलाम सर ने कहा कि वो फोर्स जो होता है, वो फोर्स किसके? वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ, किसके प्रोडक्ट हो? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज। ये जो चार्जेज होते हैं, यानी एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, यहां पर एक श्रिंक होके पॉइंट चार्ज ये बन गया, दूसरा श्रिंक होके ये पॉइंट चार्ज बन गया। अब ये दोनों जो पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज r है, स्मॉल r है दोस्तों, तो स्मॉल r डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट चार्जेज है, तो इनके ऊपर क्या लगेगा? ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा या ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। आइए इसके बाद में हम वेक्टर फॉर्म में उसमें डिटेल से देखेंगे कौन सा किस पर कितना फोर्स लगाता है उसके बारे में। तो कूलाम सर ने कहा कि ये दोनों पॉइंट चार्ज जब स्टेशनरी हो, तब इनके द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला फोर्स हमेशा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के तो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, तथा इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन होती है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप सभी ने हूबहू पहले भी सुना होगा, इस तरह का हमने पहले भी देखा है, और ये एक तरह से कूलाम सर ने इस तरह का लॉ बताया। इससे क्या साबित हुआ? इन दोनों को मिक्स करके जो लॉ बनता है, यानी यहां से दोनों को एक साथ लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। जैसे ही प्रोपोर्शनल हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। यहां पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या है? K। इस K की जो वैल्यू होती है दोस्तों, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। अब इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे दोस्त? इसकी यूनिट निकालने के लिए देखो, K इक्वल टू, इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं मैं? इसको मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं, K इज इक्वल टू फोर्स इंटू सेपरेशन का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलाम स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये क्या हो गया? K जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होगी, साथ ही साथ उसका यूनिट भी होगी। आपको एग्जाम में यूनिट भी पूछ सकता है मेरे दोस्त, आपको विशेषकर इस पर फोकस करना है। इसमें छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों पर आपको गौर करना है, एक भी चीज को मिस नहीं करना है, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपको आना चाहिए। हम इसके बारे में जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसको हम बाद में, चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस भी ले लेंगे,
जो बीच बीच में आपको मैं इजी इजी क्वेश्चंस को मैं बीच में कराता रहूंगा। लास्ट में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। हो सकता है तो मैं पूरा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं, हो सकता है नहीं हो पाए तो मैं आपको बता दूंगा इसका तरीका क्या होगा, पर हम सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका भी हम एक अलग से ही एक वीडियो लेके आऊंगा आप सभी के लिए। तो आप सभी मेरे से जुड़े रहिए, आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। बट शर्त ये है दोस्त, आप सभी को मेरे साथ जुड़ना होगा। आपको यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना होगा, डेफिनेटली करना होगा, क्योंकि बार बार ये वीडियो आपके सामने आएगा तभी आप इनको देखोगे। अदरवाइज तो एक वीडियो देखा और यहां से रफू चक्कर हो जाएगा, आप फिर कहीं दूसरे चैनल पे चले जाओ, कहीं और दूसरे चैनल पे चले जाओगे, क्योंकि जमाना किसका है? शॉर्टकट का है। हर बच्चा शॉर्टकट फॉलो करना चाहता है, पर बेटा शॉर्टकट से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, ये मेरी बात मान के रख लेना। डेफिनेटली आप शॉर्टकट को फॉलो करोगे। शॉर्टकट किसके लिए कहना चाह रहा हूं मैं? वन शॉट। आपकी सबसे फेवरेट वीडियो कौन सी होती है? सर वन शॉट दे दो, वन शॉट में सारा चैप्टर करा दो बेटे। वन शॉट में, वन शॉट वही है, आप अपने मम्मी पापा से पूछना, एक 1 वीक सीरीज चलती थी, 7 दिन में पूरे साल का कोर्स, वही 1 वीक सीरीज, वही वन शॉट। वन शॉट आपने यदि एक चैप्टर को आपने एक दिन में कंप्लीट कर लिया तो आपको पूरी साल स्कूल जाने की आवश्यकता क्या है? अरे तो एनसीईआरटी ने करिकुलम डिसाइड किया है, यदि वो वन शॉट के हिसाब से करते तो आपको स्कूल बुलाते मात्र 10-12 दिन, बाकी ऐस करो पूरी साल, आपको स्कूल जाने की जरूरत कहां है? तो इसलिए शॉर्टकट के पीछे मत भागो, आपको एकदम डीप स्टडी करना है, हर पॉइंट को अच्छे से स्टडी करना है। तो आप जुड़िए, इस चैनल के साथ जुड़िए, आपका भला होगा और मेरे को भी बहुत उत्साह मिलेगा, खुशी मिलेगी। इसलिए आप इस जोश को बरकरार रखते हुए इस चैनल पर बने रहिए और इसको डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको एक एक चीज मैं बताने वाला हूं। देखो बेटे, यहां पर हमने निकाला कि ये जो फोर्स होता है, जो पॉइंट चार्जेज होते हैं, जो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज होते हैं, उनके बीच में यदि सेपरेशन आर है तो जो कुलाम सर ने बताया कि वो फोर्स दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है जैसे जैसे बढ़ती जाती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मींस डिस्टेंस बढ़ने के साथ स्क्वायर के टर्म्स में फोर्स कम होता जाता है, ये कुलाम सर ने ऑब्जर्व किया। और प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ता है उसके डायरेक्टली फोर्स भी बढ़ता जाता है। मींस आपने चार्जेज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, पहले 1 कुलाम किया, फिर आपने 2 कुलाम किया, फिर 3 कुलाम किया, जैसे जैसे ये मैग्नीट्यूड बढ़ता गया, यानी Q की वैल्यू बढ़ती गई, फोर्स को बढ़ता हुआ पाया गया। यदि दोनों ही इस प्रकार, जैसे 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, यदि ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट के रूप में बढ़ता है, यानी दोनों चार्जेस की जो वैल्यू है वो बहुत मायने रखती है। जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती है फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। आया मेरे दोस्त आपको समझ में? आगे बढ़े। आपको कोई दिक्कत, नो दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, अच्छे तरीके से बता दूंगा। और समझ में आ गया तो मेरे साथ बने रहो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं अभी इस टाइम पर ही क्यों पड़ी, क्योंकि ये बाद में भी हम पढ़ने वाले हैं, पर ये पहले इस टाइम पर पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी दोस्त? हमने पढ़ा था कि K इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर हमने देखा था। ये K क्या होता है? K का वैल्यू क्या होता है? K इक्वल टू होता है 1/4πε0। ये एप्सिलॉन क्या बीमारी है? इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एक एक चीज बताने वाला हूं मैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी दोस्त क्या होती है? कोई मीडियम लिया आपने, मीडियम मींस वैक्यूम स्पेस के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी वैक्यूम है। अपने एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? एयर है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये एक मीडियम है। बट ये नियर टू क्या है? वैक्यूम बोला जा सकता है, इसलिए इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वैक्यूम का और इसका बराबरी होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, हालांकि इसे वैक्यूम नहीं बोल सकते, ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी गलत फहमी है, इसको हटा देना। एयर और वैक्यूम में दिन रात का अंतर है, एयर अपने आप में बहुत ज्यादा है, बट जो सॉलिड्स होते हैं उसके कंपैरिजन में एयर क्या है? दूर दूर बटे हुए है, इसलिए हम इसको नियरली वैक्यूम के आसपास मान के इसकी वैल्यूज को हम निर्धारण कर सकते हैं। अब यहां पर परमिटिविटी का देखो, यहां पर एक वर्ड है परमिट, गाड़ियों की परमिट होती है, परमिट यानी पास। अब यहां पर आप इसको उल्टा समझ के चलना, यानी कोई मीडियम अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देने की जो कैपेसिटी है उसे हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी। मींस यदि दो चार्जेज हैं, उनके बीच में हमने मीडियम फिल कर दिया है, मीडियम बोले तो हमने कोई भी ऐसा सॉलिड मटेरियल रख दिया है जिसका जो एयर नहीं, एयर से भी बहुत ज्यादा क्या हो, यानी अपने में से जो फील्ड लाइंस है उसको पास नहीं होने दे रहा हो, यानी दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगाने दे रहा हो, ऐसा मीडियम हमने रख दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि दोनों चार्जेज के बीच में जो फोर्स है वो धीरे 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 मीडियम की जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाते जाते हो कम होता जाता है, फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है। कैसे? देखो, फोर्स हमने क्या पढ़ा, गुलाम सर ने क्या बताया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि हमने मीडियम पुट कर दिया, यानी ये जो K होता है इसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 4 पाई, इसको भी मैं पुट कर देता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि मैं इसके बीच में मीडियम पुट कर दूं, यानी दोनों चार्जेज के बीच में मैंने मीडियम पुट कर दिया, यहां पर कोई ऐसा सबस्टेंस रख दिया, इंसुलेटर रख दिया, तो यही फोर्स किस में कन्वर्ट हो गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जैसे ही हमने मीडियम रखा तो मीडियम का एक परमिटिविटी होता है, हर एक मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और उसकी परमिटिविटी के अकॉर्डिंग उसमें से, यानी उन दोनों चार्जेज के बीच में जो मीडियम रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, उसी के अकॉर्डिंग इस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स इसके द्वारा डिसाइड होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉरी, यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो मीडियम है उसमें लगने वाला फोर्स और वैक्यूम में लगने वाला फोर्स का जो रेशियो है, विच इज कॉल्ड, देखो ये रहा, वैक्यूम में लगने वाला फोर्स तथा मीडियम में लगने वाला फोर्स, उन दोनों का जो रेशियो ले लेंगे, वो जो रेशियो है वो किसको डिसाइड करता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। एनसीईआरटी की जो बुक है वहां पर एप्सिलॉन आर ने लेके इसको क्या लिया गया है? के लिया गया है मेरे दोस्त, इसको क्या लिया गया है? के, इसको के बोला गया है, कैपिटल के। तो यहां पर जो फॉर्मूला है ये स्मॉल के ले लेना, ये वाला, समझ रहे हो आप? उसको स्मॉल के ले लेना, यहां पर कैपिटल के बोला गया है। कैपिटल के या एप्सिलॉन आर बात एक ही है। एप्सिलॉन आर बोलना ज्यादा उचित मैं समझता हूं। क्यों समझता हूं? क्योंकि एप्सिलॉन होती है परमिटिविटी, और एप्सिलॉन परमिटिविटी होती तो नीचे आर लगती है, क्या बन जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी से तात्पर्य ये है कि वैक्यूम और मीडियम दोनों की जो परमिटिविटी है, दोनों एक दूसरे से, यानी मीडियम की वैक्यूम के कंपैरेटिवली कितनी परमिटिविटी है, यानी वो कितना, इतनी कितनी कैपेसिटी है उसकी कि वो फील्ड लाइंस को रोक सकता है, उसकी कितनी एक खास बात है, ये मीडियम की खास बात होती है, उस पर डिपेंड करता है। तो हमने यहां क्या सीखा? हमने सीखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट विच इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम and
इन मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज विच आर स्टेशनरी, ध्यान रखना 2 पॉइंट चार्ज स्टेशनरी स्टेट में है, तो उनके बीच में यदि हम एक बार वैक्यूम रखते हैं, एक बार उनके बीच में मीडियम फिल कर देते हैं, तो वैक्यूम और मीडियम रखने पर दोनों के बीच का जो फोर्स का जो कंपैरिजन है, फोर्स का जो रेशियो है, वो किसको डिसाइड करता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निर्धारित करता है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाला है मेरे दोस्त। कैसे आने वाला? एक नहीं अनेक क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला तो क्वेश्चन यही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, दूसरा इसकी यूनिट क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर हमने क्या सीखा? यहां पर आपने क्या सीखा कि आपने देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन आर एफ अपॉन एफएम होता है, ठीक है ना, एफ अपॉन एफएम होता है। यदि आपने यहां पर एक मेटल रख दिया, क्या रख दी? मेटल रख दी, दोनों चार्जेस के बीच में क्या रख दिया? एक मेटल रख दिया। मेटल यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो कुछ भी हो, आयरन, कुछ भी रखा। मेटल रखते ही क्या हुआ? मेटल रखते ही इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। फोर्स जीरो हो गया यानी चार्ज इजीली, चार्ज आपस में मिल गए, चार्ज मिल गए तो इस पर न तो ये इस पर फोर्स लगा रहा, न इस पर फोर्स लगा रहा, फोर्स नहीं लगा रहा, इट मींस एप्सिलॉन आर क्या होगा? एफ अपॉन जीरो। मींस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेटल्स के केस में वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है मेरे दोस्त। जीरो का किसी भी क्वांटिटी में डिवाइड करो हमेशा इनफाइनाइट आता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो आप क्या बताओगे मेरे दोस्त? इनफाइनाइट होता है। तो यदि मीडियम हम एयर ले ले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मैंने जैसे पहले बताया था वैक्यूम के नियरली इक्वल माना जाता है, यानी वैक्यूम में लगने वाला फोर्स और एयर में लगने वाला फोर्स नियरली इक्वल है। एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इसका 1.0000 कुछ ऐसे होता है। तो एग्जैक्ट इक्वल ना होकर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक से कुछ ज्यादा आता है, पर इसको हम इग्नोर कर सकते हैं जो कैलकुलेशंस के लिए, केवल कैलकुलेशन पर्पज के लिए है। बाकी रियलिटी में ये 1 नहीं है मेरे दोस्त, ध्यान रखना दिमाग के अंदर। वाइवा में कभी पूछे तो इसको विशेष कर ध्यान रखना। एक दूसरी चीज वो आपको मैं पहले बता के आ चुका हूं कि इन दोनों के बीच में यदि मीडियम को हम कंप्लीटली फिल कर दे तो जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, फोर्स की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं कि आगे इसमें और क्या है। अब ये टॉपिक तो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ। दोस्तों वेक्टर फॉर्म क्या होती है इसके बारे में देखो, थोड़ा सा पढ़िए। वेक्टर फॉर्म सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए वेक्टर क्या होता है। वेक्टर के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए। आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, मुझे लगता नहीं है कि आपको वेक्टर के बारे में अभी आपको बताना उचित है, क्योंकि यदि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने 11th क्लास की भी सीरीज चला रखी है, आप उसके अंदर ये पढ़ सकते हो। वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी वहां पर उपलब्ध है। अभी मैं डायरेक्ट इसके ऊपर लेके चलता हूं, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने कितने प्रकार के देखे? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। जैसे अपने रूम के अंदर जो कॉर्नर होता है वो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब दोस्तों एक्स वाई जेड अपने को मालूम है, इसमें ये सेंटर है। यदि हमें कोई भी
चार्ज पुट करना है। ऐसा एक कार्टेशियन सिस्टम अपने को मानना पड़ेगा जिसमें ये ओरिजिन होगा, यहाँ पर 0 0 0 मान लिया हमने, और एक हमने पॉइंट चार्ज को यहाँ पर रख दिया। इस पॉइंट चार्ज की जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने सपोज ये r1 बोल दिया, ठीक है, इसको मैंने r1 क्या बोल दिया, वेक्टर बोल दिया। ठीक है दोस्त, आगे एक दूसरा पॉइंट चार्ज लिया जिसको बोल दिया मैंने q2, और ये r2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब ये q1 इस q2 पर फोर्स लगाता है, q1 q2 पर फोर्स लगाता है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, q1 q2 पर फोर्स लगाता है। देखो इसको बोलने का तरीका है, अंदाज देखना, 1 2 पर पहले 2 रखना फिर 1 रखना, एक के कारण 2 पर फोर्स, फोर्स बाय 1 ऑन 2, फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1। तो जिस पर लगने वाला उसको पहले रखना, जिसके द्वारा लग रहा उसको बाद में रखना। इसके बीच की डिस्टेंस ये क्या है, हमेशा कॉमन रहेगी, तो इसको आप r12 बोल दो या r21 बोल दो, दोनों क्या है, इक्वल है। ज्यादा मैं इसके ऊपर डिटेल से जाने वाला नहीं हूं, आप यहां से समझ लोगे। ये रिजल्टेंट डिस्टेंस है, दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड है। ये इस वाले की डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं जहां पर दोनों पॉइंट चार्ज रखे हुए। अब देखो आपको पूछा है कि क्या स्थिति होगी, यानी वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पर r कैप बोल सकता हूं f वेक्टर। यदि हमें फोर्स की कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, यानी r कैप मान लेते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम है, डेफिनेटली ये इसकी सेंट्रलाइज प्रॉपर्टी होती है r कैप। अब यहां पर यदि 1-2 फोर्स की बात करें तो यहां 1-2 लगा देना, यहां भी 1-2, यहां भी 1-2। यदि F21 की बात करें तो क्या बोलोगे इसको, F Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है मेरे दोस्तों। यहां पर इसको चलो मैं प्रॉपर, मैं सोच रहा था कम समय में आपको करवा दूं, ये 21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हो। R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आपने वहां पर देखा R12 वेक्टर R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्या है, इक्वल है। बट R12 की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम किससे लिखते हैं, हमेशा कैप से लिखते हैं, वो R21 की डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे करोगे, इसके लिए प्रॉपर एक तरीका भी है। उसका तरीका यानी इसको, इसका वेक्टर फॉर्म ये है, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, एक डायग्राम ये बन गया। कहने का मतलब यही कह रहा हूं मैं आपको, 11th क्लास में वापस जाना पड़ेगा। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ये क्या कौन सा वेक्टर है, R12 वेक्टर है, ये R21 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। R12 वेक्टर क्या बन जाएगा, R12 बन जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर, यहां से R21 वेक्टर क्या बन जाएगा, R2 माइनस R1। शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि जो पहले नंबर लिखा है वो पहले वेक्टर आ जाएगा, जो बाद में नंबर लिखा है वो बाद में आ जाएगा, ये आप वहां से देख सकते हो। अब देखो बेटे ये जो वैल्यू है, यहां इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। इस वैल्यू को इनमें से किसी भी एक में पुट कर दो, इसको और इसको आप इक्वेशन 3a बोल दो, इसको इक्वेशन 3b बोल दो। जैसे ही ये दोनों की वैल्यू यहां पर इसमें पुट कर दो, सपोज इसमें पुट कर दो, यहां सॉरी कैप भी अभी, तो R21 कैप की जगह माइनस R12 कैप आ जाएगा, और R21 की जगह R12 आ जाएगा। तो ये फोर्स क्या बन जाएगा, देखो मैं ज्यादा एक पेज नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट यही लिख दे रहा हूं, F21 वेक्टर के नेगेटिव सिंबल के साथ हो जाएगा। इससे बहुत बड़ी बात निकल के आती है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि ये Q1 फोर्स Q2 पर भी लगाता है। Q2 पर जब फोर्स लगाता है तो उसकी डायरेक्शन ये होती है,
ये Q2 इस Q1 पर फोर्स लगाता है तो इसकी डायरेक्शन ये होती है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, और साथ ही साथ दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। माइनस चिन्ह यही रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि दोनों फोर्सेज की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या दोस्त? लगना चाहिए। 11th क्लास का एक टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो याद आ रहा है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स वाले में हमने पढ़ा था कि M1 M2 दो मासेज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो M1 के कारण M2 पर लगने वाला फोर्स, M2 के कारण M1 पर लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। वहां से न्यूटन का थर्ड लॉ आता है जिसे गांधी जी का लॉ भी कहते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था कि एक थप्पड़ मारो तो दूसरी थप्पड़ भी खा लो। अरे गांधी जी ने तो गलत बोला था। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? यदि एक छाटा पड़े तो आप ईंट का जवाब किससे दो? ईंट से दो, पत्थर से नहीं, ईंट से दो। यानी जितना फोर्स आपके ऊपर लगता है उतना ही फोर्स आप द्वारा भी लगता है, यानी एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है दोस्त? जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगाता है। जैसे कि अर्थ अपने पर जितना फोर्स लगाती है, जितने फोर्स से अपने को खींचती है, उतने ही फोर्स से हम भी अर्थ को पुल करते हैं। यानी दोनों जो फोर्सेज हैं वो दोनों इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े, चलो दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक याद करते हैं, उसको समझते हैं। आपको मजा आ रहा है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ये लास्ट है, इसके बाद आपको नहीं पढ़ाएंगे आप, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको छोटे छोटे लेक्चर मिले और आपको एनर्जी भी आपकी उतनी बूस्ट बनी रहे, आपको आनंद भी आता जाए। फिजिक्स से आपको बोरियत नहीं होनी चाहिए, आपको आनंद आना चाहिए। मेरा अंतिम लक्ष्य यही है कि आपको फिजिक्स पढ़ने के बाद ऐसा आभास होना चाहिए कि फिजिक्स सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ मेरे को इसको थोड़ा सा सामने लेकर उसके न्यूमेरिकल्स या उसको पढ़ने की थोड़ी सी आवश्यकता है, रिवाइज करने की आवश्यकता है। बाकी तो सर बता ही रहे सब कुछ, है ना? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्र नोट करो। अभी देखो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट किससे संबंधित है? कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड। क्या है? देखो बेटे, आपको बुक में ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो इतना बेसिक्स पढ़ा रहा हूं कि आपको सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे एग्जामिनर, कितना भी घुमा दे, क्योंकि जमाना अप्लाइड क्वेश्चंस का है और अप्लाइड क्वेश्चंस के अंदर बच्चे मात खा जाते हैं, सिर्फ थ्योरी डेरिवेशन पढ़ के चले जाते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। आपको अप्लाइड क्वेश्चंस आने ही आने चाहिए। अप्लाइड क्वेश्चंस तभी आएंगे जब आपको उस टॉपिक का डीप नॉलेज होगा। तो बेटे देखो, कूलॉम लॉ आप सभी ने पढ़ा, हर बच्चे को आता है, हर बच्चे को आता है, आपको एक अलग नहीं आता है। तो उस कूलॉम लॉ के बारे में अलग क्या है जो हर बच्चे को नहीं आता है, वो आपको आ जाएगा भी। कैसे आएगा? देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है? चार्जेज शुड बी पॉइंटेड। देखो मैंने उस टाइम पर भी बार बार कहा था कि चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। दूसरी बात, स्टेशनरी होनी चाहिए, क्योंकि यदि चार्ज मूव करेंगे रेस्ट में होने चाहिए। यदि आपसे ऐसे पूछ ले कि यदि ये चार्ज रेस्ट में नहीं है तब कूलॉम लॉ लागू होगा कि नहीं होगा? तब एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है, इफ चार्ज इज इन मोशन देन देयर विल बी एन एडिशनल फोर्स व्हिच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम अलग चर्चा करेंगे, वहां पर आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। दिस लॉ इज एनालोगस टू, देखो बहुत अच्छी बात, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये किसके समानार्थी है, किसके एनालोगस है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिस तरीके की बातें करता है, कूलॉम ने भी वही न्यूटन वाली घिसी पिटी बातें वो बातें उठाकर इसको एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक्सप्लेन कर दिया जो हमारे सामने है। ये जो लॉ है ये कब वैलिड है? वैलिड इसकी रेंज है बेटे,
फर्मी से लेकर किलोमीटर तक, फर्मी से लेकर कुछ किलोमीटर तक। फर्मी क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। इसके बियॉन्ड यदि आप जाते हो, यानी फर्मी से नीचे जाते हो, क्वार्क्स के लिए हम जाते हैं, क्वार्क्स की बात करते हैं, तो वहां पर ये चीजें लागू नहीं होती है। फर्मी यानी न्यूक्लियॉन्स तक ठीक है, न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक ये बात ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स है, उसकी बात कर रहा है। न्यूट्रॉन के बीच में तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है। इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसके पीछे प्रोटॉन भी क्वार्क से मिलकर बना होता है, और क्वार्क से, क्वार्क में अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ब्यूटी क्वार्क, इन सभी के ऊपर क्या होते हैं? चार्जेज होते हैं। उन चार्जेज के कारण उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स की यदि हम बात करना चाहें तो वो इम्पॉसिबल होगा। वहां पर हम कूलम्ब लॉ को नहीं लगा सकते दोस्त, ये बात दिमाग में फिट करके रखना। भेजे को टाइट रखना, स्क्रू से इसको टाइट कर लेना। अरे समझ में आ गई बात? कहता है कि यदि क्वार्क्स लेवल की हम बात करेंगे तो वहां पर कूलम्ब लॉ लागू नहीं होगा, और फ्यू किलोमीटर से ज्यादा यदि हम चार्जेज को लेकर चले जाएंगे तो वहां पर भी कूलम्ब लॉ लागू नहीं होगा। इसका भी आपको बात ध्यान रखनी है। ये क्या है? मैंने वहां टॉपिक पढ़ाया था, तब भी कहा था ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं? जो सेंटर की तरफ लगते हैं, ध्यान रखना। ये ओरिजिन है, ये आर है, और ये यहाँ कोई चार्ज है, तो इसके कारण जो लगने वाला जो फोर्स है, यदि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रख दिया तो ये सेंट्रल फोर्स है, यानी 1/r स्क्वायर की क्या है? ये प्रोपोर्शनल है, आर केप की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ये एक सेंट्रल फोर्स है, सेंटर की तरफ लगने वाला एक फोर्स है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? एक सेंट्रल फोर्स है। इट हैज सिमिलर इंपॉर्टेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इन ग्रेविटेशन। आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था। न्यूटन्स थर्ड लॉ की क्या अहमियत है आप बखूबी जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि इससे हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस है जहां पर हम न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, उसके अंदर भी कूलम्ब्स लॉ की उतनी ही अहमियत है। हर बार जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे, कूलम्ब सर को याद करना ही पड़ेगा, या उसको इमेजिन करते हुए चलना पड़ेगा कि दो चार्जेज के बीच में इस तरह से कोई फोर्स लगता है। और ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उससे कई गुना स्ट्रॉन्गर होता है। विशेषकर ध्यान रखना, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में यदि दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो बहुत कम लगेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻43 टाइम्स लार्जर होता है। आप इमेजिन करके देखो, 10⁻43 पावर, इतना टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। समझ रहे हो आप? एक थप्पड़ हल्के से लग रही है, एक थप्पड़ लग रही है 10⁻43 पावर ज्यादा से, जबड़े जबड़े सब कुछ टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, एकदम बारीक मसाला बन जाएगा इसका, अपने चेहरे का बिल्कुल बारीक मसाला बन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये समझ लो आप, एक बिल्कुल बारीक बन जाएगा, इतना फोर्स लगेगा तो 10⁻43 टाइम्स। और यदि दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ऐसे ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ये होता है 10⁻39 टाइम्स। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। फिर इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम टॉर्क वगैरह भी पढ़ेंगे। इसके बाद ही हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसको जल्दी कवर अप कर लेंगे। आप साथ साथ नोट्स तो सभी बनाते रहिएगा, और आपको शानदार से शानदार लेक्चर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य, आपको रेगुलरली क्लास लेना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 5 लेक्चर ले लिए और आप 5 दिन आराम कर लिया, ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे आप।
आपको डेली एक लेक्चर, आप मान के चलो डेली मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगा। आपको उसको किसी न किसी हाल, जब भी वक्त मिले, जब भी टाइम मिले, छुट्टियों का एंजॉय करो, साथ साथ उसको भी देखते रहो।